बात चली देश के अंदर, जो काम कोई नहीं कर सकता वो हनुमान बेनीवाल करेगा। ये बात देश के अंदर एक नए जोश, एक नई क्रांति का आगाज टोंक जिले की धरती से करने के लिए रात को 2 बजे भी यहाँ पे खड़े मैं राजस्थान के नौजवानों का और हमारी मातृशक्ति का हृदय से अभिनंदन करता हूँ। किवाड़ा के अंदर कई बार आपने मुझे आमंत्रित किया, मैं प्रयास भी कर रहा था, लेकिन राला बाबा की मर्जी आज ही थी कि हनुमान जी को आज ही बुलाना है। श्री राला बाबा धाम किवाड़ा की धन्य धरती पर सत्यवादी श्री वीर तेजाजी महाराज की जन्मस्थली खरनाल के संसदीय क्षेत्र नागौर के सांसद, राजस्थान में पहली बार किसान के बेटे के रूप में पार्टी बनाने का रिकॉर्ड कायम करने वाले और किसानों, जवानों और जनमानस को राजनीति की एक नई दिशा के साथ लीडरशिप को डेवलप करने का सम्मान और स्वाभिमान से अच्छाई और सच्चाई के साथ आगे बढ़ने का मार्ग प्रशस्त करने वाले बड़े भाई साहब आरएलपी सुप्रीमो नागौर सांसद हनुमान जी बेनीवाल से निवेदन है कि हम सबके बीच में आप अपना संबोधन प्रदान करें श्री राला बाबा धाम किवाड़ा की धरती से। राला बाबा धाम किवाड़ा के अंदर हजारों हजार की संख्या के अंदर उपस्थित टोंक, जयपुर, सवाई माधोपुर और आसपास के इलाके से हजारों की तादाद के अंदर पधारे हुए और संपूर्ण राजस्थान और मध्य प्रदेश, हरियाणा से आए हुए तमाम मेरे भाइयों का और बड़ी संख्या में उपस्थित मातृशक्ति का मैं हृदय से आभार प्रकट करता हूं। आपको बहुत बहुत आभार कि रात की 1:30 बजे भी इस सोए हुए राजस्थान को जगाने के लिए राला बाबा की धरती पे आप लोग भूखे प्यासे इस व्यवस्था को बदलने का जयकारा लगा रहे हैं। मैं जोरदार जयकारे 3-4 लगाऊंगा, उसमें आप पीछे बोलना, बोले राला बाबा महाराज की, बोले तेजाजी महाराज की, बोले देवनारायण भगवान की, धना भगत की, रामसा पीर की। सम्मानित मंच हमारे बीच उपस्थित संत श्री राजाराम गिरी जी महाराज, संत श्री शंकर गिरी जी महाराज, श्री प्रकाश दास जी महाराज, संत श्री अच्युतानंद जी महाराज, संत श्री जगदीशानंद जी महाराज, समिति के अध्यक्ष भाई हरिशंकर जी जाट, सरपंच साहब दयाराम जी जाट, सबसे बड़े सहयोगी रामकिशोर जी गुजर साहब, कार्यक्रम संयोजक हरिराम किवाड़ा, गांव के वरिष्ठ जन रामलाल जी, हरिनारायण जी, शिवजीराम जी, चित्तर जी, रामरतन जी, गोपाल जी, मेरे साथ राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी का पूरा परिवार, प्रभाती लाल जी जो इस इलाके के रहने वाले हैं, वरिष्ठ आरएलपी नेता बद्री जी, भाई राजेंद्र पराणा और राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी राजस्थान की पूरी टीम, सम्मानित मंच, उपस्थित मौजूद बुजुर्गों, नौजवान साथियों, माताओं, बहनों, मेरे छोटे भाइयों, धना भगत की भी वीर भूमि है जहां मैं खड़ा हूं और धना भगत का नाम तो सिख लोग भी इतनी धना भगत की पूजा करते हैं जितने जाट समाज के साथ साथ तमाम जातियां राजस्थान और देश के अंदर धना भगत के नाम से करती है, जिन्होंने भगवान को भी मजबूर किया था, जिनकी भक्ति की वीर गाथाएं, भक्ति की रसमरी गाथाएं हमेशा इतिहास के पन्नों में दर्ज है। और मुझे खुशी है कि जिस तरह वीर तेजाजी महाराज ने 1000 साल पहले गायों की रक्षा के लिए अपने प्राण न्यौछावर किए और सच्चे एक गोरक्षक के रूप में किसान के बेटे ने अपना वचन निभाते हुए अपने प्राण दिए। इसी तरह हमारे धाम के
राला बाबा महाराज, जिन्होंने भी गौ माता की रक्षा के लिए अपने प्राण न्यौछावर किए, जिनकी भक्ति शक्ति हर साल हजारों की तादाद के अंदर आप लोग आते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि इस साल ज्यादा जोश नजर आ रहा है लोगों के अंदर। अपने अपने साधनों से मैं पीछे मुड़ के देख रहा था, 2-3 किलोमीटर लंबी लाइन गाड़ियों की, बच्चे कई 100 किलोमीटर से अपनी अपनी गाड़ियां लेके आए और राजस्थान के अंदर एक नए जोश, एक नई क्रांति का आगाज टोंक जिले की धरती से करने के लिए रात को 2 बजे भी यहां पे खड़े मैं राजस्थान के नौजवानों का और हमारी मातृशक्ति का हृदय से अभिनंदन करता हूं। ये कोई राजनीतिक मंच नहीं है, लेकिन जब साधु संत अपने अधिकार के लिए सड़कों पे तपती धूप में गर्मी के अंदर भैरवनाथ धाम को बचाने के लिए बैठे हैं, तो मेरे भाइयों, इस राजनीति को शुद्ध करने का समय आ गया। मैं साधु संतों को आश्वस्त करना चाहता हूं, आज तक कितने ही बड़े आंदोलन के अंदर अगर हमने हाथ डाला, चाहे देश के अंदर जब तीनों किसान बिल आए थे, तब यूपी, हरियाणा, दिल्ली, पंजाब के किसानों ने कहा कि हमारे नेताओं की जंग लग गई, हनुमान जी आप मोदी को छोड़ो। उस वक्त भी राजस्थान की धरती से तेजा जी का भक्त मोदी की सत्ता छोड़ के सड़क पाया और लंबे आंदोलनों के बाद मोदी को तीनों कृषि बिल वापस लेने पड़े। चाहे अग्निवीर का मामला हो, 25% से 50 पे ले आए, और वो दिन दूर नहीं, बंगाल की जीत की खुशी में हो सकता है कि अभी मदमस्त हो रहे होंगे, लेकिन जिस दिन दिल्ली कूच करेंगे, एयर कंडीशन कमरों के अंदर बैठ के इनको निर्णय लेना पड़ेगा, क्योंकि इस बार का दिल्ली कूच ऐतिहासिक होगा। उस सेना के सम्मान के अंदर अग्निवीर को समाप्त करने के लिए आगामी लड़ाई के लिए आप तैयार हो जाएं। भाइयों, साधु संतों ने जो भैरवनाथ धाम को बचाने का ऐतिहासिक कार्य हाथ में लिया, पहले मुझे भी नहीं मालूम था कैसी स्थिति। जब मैं 4-5 दिन पहले वहां पहुंचा, हजारों लोग मेरे साथ थे और 700-800 बीघा जमीन पे रिको ने जिस तरह अंधाधुंध पेड़ों की कटाई की, और उप मुख्यमंत्री और उनके लोगों की 150 बीघा जमीन को अलग हटा के रिको डेवलप करके और उनको करोड़पति बनाने का जो सपना भजनलाल सरकार देख रही है, वो सपना भजनलाल जी का मुख्यमंत्री रहते हुए पूरा नहीं होने दूंगा, ये मैं विश्वास आपको दिलाता हूं। 27 तारीख को राजस्थान के साधु संत अकेले नहीं जाएंगे, नरना पीठ के साथ साथ तमाम राजस्थान के साधु अपने सम्मान की लड़ाई के लिए आगे बढ़ेंगे, लेकिन उनके पीछे उनके लाखों भक्त इस भजनलाल सरकार को आईना दिखाने के लिए जयपुर राजधानी की ओर कूच करेंगे। ये मैं यहां से आपके बीच से आह्वान करता हूं, और मैं साधु संतों को आश्वस्त करता हूं कि थोड़ी देर आगे चलाने के बाद हम आपको पीछे कर देंगे, क्योंकि गोली खाने की आवश्यकता पड़ी तो किसी साधु के गोली नहीं लगे, उनका सेवक गोली खाएगा, तो नौजवान किसान का बेटा गोली खाएगा। आपको तपती धूप के अंदर परेशान होने की आवश्यकता नहीं। ये वही साधु संत है जिन्होंने नरेंद्र मोदी को चाय के ठेले से प्रधानमंत्री तक पहुंचा दिया था, और भजनलाल जी भी वही काम करते थे। खुद बोला, पार्टी कार्यालय के बाहर चाय का काम करते थे। मैंने देखा 97-98 के दौर के अंदर पार्टी कार्यालय के अंदर बड़ी सेवाएं दी उन्होंने, और उसका परिणाम स्वरूप उनको मुख्यमंत्री का पद मिला। कई लोग बेचारे मुख्यमंत्री की दौड़ में थे, लेकिन कईयों को तो मैंने बाहर किया, और परिणाम स्वरूप भजनलाल का उतार हुआ। जब कोई था ही नहीं, जिनको बिठा दिया लाके। अब बताइए, इस सरकार में अगर जिस सरकार को बीजेपी ने बनाया, पिछली बार अगर 23 में मैं कांग्रेस पार्टी से अलायंस कर लेता तो बीजेपी आती क्या सत्ता के अंदर? बीजेपी की बहुत बड़ी गलतफहमी थी। मैंने लोकसभा में बोला, मैंने कहा तुम 15 छू के दिखा देना। ये तो कांग्रेस अगर ठीक से राजी रखती मुझे तो 6 सीट और आ जाती, 11 6 17। वो तो पीठ में छुरा घोंप रही थी। मैं घायल होके भी इस कांग्रेस पार्टी का, बेचारी कांग्रेस का खाता खुलाने के लिए राजस्थान के गांव गांव घूम रहा था, और बेचारों का खाता खुलाया लोकसभा का। 10 साल से खाता नहीं खुल रहा था कांग्रेसियों का। मुझे 2-2.5 लाख वोट मिले होंगे कांग्रेस के, मैं कहता हूं, लेकिन मेरे वोट जो 20-25 लाख कांग्रेस को मिले, कांग्रेस का एक भी नेता कभी नहीं कहता कि आरएलपी की वजह से हमारे सांसद बने।
कि कांग्रेस की नीयत में खोट है और भारतीय जनता पार्टी पूरी खोटी है। इन दोनों खोटों को राजस्थान से भगाना इस बार। भगाओगे कि नहीं भगाओगे? जब तमिलनाडु का रिजल्ट आ रहा था, नौजवान बार बार मुझे कह रहे थे, भाई साहब आप ये कर लो वो कर लो। अरे मैंने कहा कर तो मैं लूं, लेकिन मैं राजस्थान में हूं, वो तमिलनाडु है। यहाँ तो आधा इतिहास झूठा है, लोग लड़ाई नहीं अपना नाम लिखा गए, हमने वो लड़ाई लड़ी, हमने काई की लड़ाई लड़ी। लड़ाई होती थी भाग जाते थे इधर उधर, इतिहास में लिख दिया। और लिखने वाले कौन थे? उनके ही लोग थे। भाइयों अगर सत्ता आ गई ना हमारे हाथ में, तो इतिहास को भी सही ढंग से लिखा के, और जो राजा इधर उधर हो गए, कोई गुजरों का राजा था, कोई मीणों का राजा था, कोई जाटों का था, उसको किसी और का बता दिया। ये भी एक तरीके से करके और वापिस अपने अपने राजा अपने अपने समाजों को वापिस दे देंगे। इसके लिए क्या चाहिए? इसके लिए चाहिए सरकार। सरकार कौन बनाएगा? तुम लोग बनाओगे। क्योंकि मुझे निवाई पे इतना बड़ा भरोसा है कि पिछली बार जब मैंने उम्मीदवार उतारा, उस उम्मीदवार की नीयत में खोट थी। एक मिनट रुको, अच्छो बता, बद्री जी को पता है, मैंने कहा कि मैं तुम्हारे यहाँ कार्यक्रम करना चाहता हूं। मुझे पता है क्या बोला? कि साहब आपके कार्यक्रम की जरूरत नहीं है, मुझे तो लोग अपना आप ही वोट दे रहे हैं। मैंने कहा इतना बड़ा तू टिकट लेने के लिए तो रोता हुआ आया था, जब मेरे नाम से ही वोट मांग रहा है, मेरी जरूरत नहीं, तो किसी पार्टी से सेटिंग कर ली उसने। यही हुआ और क्या। अगर 5 दिन पहले मैं प्रोग्राम करता, उसके 50,000 वोट आते, लेकिन मैं भी जिद्दी हूं। मैंने कहा साढ़े की सेटिंग होने नहीं दूंगा। मैं आया यहाँ पर, कार्यक्रम किया, और 20-22 हजार वोट हमारे कितने आए थे? हाँ 22 हजार वोट आ गए। तो जब 22 हजार वोट निवाई के अंदर आए, लेकिन दुर्भाग्य इस बात कि हमारे लोग सत्ता में आने के बाद गुलाम बन जाते हैं। और इसीलिए दुर्भाग्य से भाइयों आपको हाथ फैला के खड़ा होना पड़ता है। कहीं तो आप प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के लिए आप सड़क पे बैठते हो, कहीं आप न्यूनतम मजदूरी के लिए, कहीं नरेगा में मजदूरी के लिए, और कहीं पेपर लीक की घटनाओं की रोकथाम के लिए सड़कों पर किसान के बेटे आंदोलन देते हैं। क्योंकि हमारे जीते हुए जनप्रतिनिधि वो सारे जीतने के बाद लोगों की गुलामी करते हैं। इसलिए 66 साल बाद अगर किसी ने पार्टी बना के संदेश दिया देश में कि राजस्थान के अंदर भी लड़ाके हैं, राजस्थान में भी तीसरी ताकत खड़ी होगी। अब राजस्थान कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी का गुलाम नहीं, वो खुद की ताकत से सिंहासन पर कब्जा करेगा राजस्थान का नौजवान। ये संदेश हनुमान बेनीवाल की कठिन परीक्षा और संघर्षों का परिणाम है। सत्ता कौन नहीं चाहता? सत्ता के लिए तो साधु संत भी लड़ते हैं। इनके कई आश्रमों में और कई जो इनके स्थान है, वहां जब मठाधीश का जब नियुक्ति होती है तो राजा महाराजों की तरह झगड़े चलते हैं साधुओं के अंदर भी। तो सत्ता के लिए इस राजस्थान की धरती पे जिसने सत्ता को ठोकर मारी, जिसके सामने से करोड़ों रुपए निकल गए यूं करते हुए सरकार जब गिर रही थी, वो एक ही व्यक्ति है जो आपके सामने खड़ा है। वो किसी से डरता नहीं, जिस गरीब का हाथ पकड़ता है उस गरीब को गणेश मान के उसको आगे तक लेके जाता है। निवाई की धरती पे जब शंकर मीणा की निर्मम हत्या हुई थी, उस वक्त राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के विधायक बैठे थे, मैं आया था, एक रात में सरकार को झुकाया। मुझे याद है संभाग आयुक्त और आईजी इतने डर गए थे कि एक ट्यूबवेल पे जहां अंधेरा था उस पे 6 घंटे तक बैठे रहे कि जब तक हनुमान जी बैठेंगे हम नहीं जाएंगे, पता नहीं वो क्या कर देंगे। मैं कोई कर कुछ नहीं रहा था, उनके अंदर एक क्षोभ था। मैं चाह रहा था कि शंकर मीणा के हत्यारे पकड़े जाए और उन्हें आर्थिक पैकेज मिले। भाइयों हत्यारे तो पकड़वा दिए, दूसरे दिन सरकार की तमाम एडीजी क्राइम से लेकर सब यहाँ परेड कर रहे थे, लेकिन जो पैसा राजस्थान सरकार ने बोला था, वहां की वो वर्तमान कलेक्टर और एसपी जो कई दूसरों के नतमस्तकों का भी पोस्टिंग तो ले रहे हैं, लेकिन उनको मैं कहना चाहता हूं उनकी नौकरी बाकी है और मुझे सत्ता में आना भी बाकी है। इसलिए पहले से जो 50 लाख रुपए बोले थे उनमें से शायद 10 लाख रुपए के लगभग पहुंचे होंगे। वो 40 लाख की उधारी है, वो कलेक्टर मैडम कहीं लगी है इधर उधर, एसपी जयपुर कमिश्नरेट में लगा है, कहीं भी छुप जाओ। राजस्थान का कैडर है, मैं सरकार में आऊंगा और 15 मिनट के अंदर आते ही वो पैसा सूद समेत शंकर के परिवार को देना होगा, यह मैं विश्वास आपसे दिलाता हूं। मेरी एक आदत है, भूलता नहीं हूं
किसान के जो दुश्मन है वो मेरे दुश्मन है। मेरा कोई व्यक्तिगत दुश्मन नहीं। मेरे दरवाजे पे बहुत से बड़े बड़े घरानों के नेता है, उनकी मदद की 18-23 के अंदर। मुझे लगा मैं जीत नहीं पाऊंगा, ये बेचारा आ रहा है, कर दो इसकी मदद। इसलिए 10 लाख वोट आए और 200 सीट पर लड़ा था तो 25 लाख तो वैसे ही आ जाते। वोट आते कि नहीं आते? 57 और 70 पे ही लड़ाए। और कितने लोग मुझे छोड़ के भागे, जो लोग कभी ढंग से गाड़ी में नहीं बैठे, उन लोगों को मैंने हेलीकॉप्टर में बिठाया। जिनकी पत्नियां उनको नहीं पूछती थी, उनकी पूछ राजस्थान में कराई। फिर भी वो वैसे ही थे, दूसरों की गुलामी उनको करनी थी। इस परिवार में नहीं रह के कहीं और जाके वो जयचंद, जिस तरह एक जयचंद इतिहास में हुए, इस राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के अंदर भी अनेकों जयचंदों ने काम किया और भागे। लेकिन मेरी पार्टी 29 तक अभी भी राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी राजस्थान का पहला मान्यता प्राप्त दल है। और पंचायत चुनाव जब होंगे, इस बार पूरी दमखम और ताकत आपको दिखानी। भाइयों, लोकसभा के अंदर मैं बैठता हूं, सेंट्रल हॉल के अंदर तमाम राज्यों के लोग मिलते हैं, तमाम राज्यों के सांसद मिलते हैं। वो मुझे एक ही बात कहते हैं, हनुमान जी क्यों खराब हो रहे हो, क्यों अपनी जवानी खराब कर रहे हो, बन जाओ मंत्री, छोड़ो लोगों को। लोगों को कौन सा याद रहता है? और राजस्थान के लोगों को तो माइंड सेट है, एक रोटी है, एक बार इधर से सेकते हैं और एक बार इधर से। आप इनके लिए खराब मत हो, ये कभी आपका साथ नहीं देंगे। और वही राजस्थान के लोगों ने किया। 18 में 3 एमएलए थे, जब सत्ता छोड़ी तो 3 से 1 और 1 से 0। और मेरे सामने जिसको जिताया वो अखबार भी पकड़ के नहीं जानता और 40% में उलझ गया था। देखा आपने, बनियान में 40% ले रहा था। बनियान में कम से कम कमीज पहन के तो ले लेता है, बनियान में ही ले रहा था। 4-4 एमएलए किस तरह पकड़े गए राजस्थान। भाइयों, तैयार हो जाओ, ये लड़ाई मेरी लड़ाई नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के लोग आरोप लगाते थे कि कांग्रेस के राज में पेपर लीक हो रहे हैं। ये सही बात है, लेकिन नीट का पेपर लीक हो गया। 24 में हुआ, 25 का आ रहा था, 26 का हुआ, सीबीआई आ गई। मैं बीजेपी के नेताओं को कहना चाहता हूं कि नीट में तो सीबीआई भेज दी, एसआई भर्ती, आरएस, जिन जिन पर आपने आरोप लगाए, रीट की परीक्षा, मिड डे मील घोटाला, क्यों नहीं भेजी? इसलिए नहीं भेजी कि कांग्रेस के नेताओं से भी भारतीय जनता पार्टी को काम लेना है, आपस में मिलजुल के इस राजस्थान को लूटना है। और यही काम कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी ने राजस्थान के अंदर किया। इसलिए बजरी माफिया राजस्थान पे पनपा, पर्यटन माफिया राजस्थान में पनपा। आपने देखा होगा, चाहे डारिया एनकाउंटर का मामला हो, दूसरे मामले हो, या पुलिस के बड़े बड़े अधिकारी नेताओं के सामने ठुमके लगाते हुए इनकाउंटर राजस्थान के अंदर हुए और किसान के बेटों के इनकाउंटर हुए। उस वक्त कोई नहीं बोला था, अकेला हनुमान बेनीवाल उन माफियाओं के खिलाफ लड़ रहा था। और हार्डकोर अपराधी जिनके नाम से कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की पैंट गीली हो जाती थी, उनको भी उनके सही स्थान पर पहुंचाया और हमेशा उनके खिलाफ लड़ाई लड़ी, अपराधियों के खिलाफ लड़ाई लड़ी। तो आपके भाई ने आम आदमी और किसान के बेटों को बचाने के लिए हमेशा बड़ी ताकतों से टक्कर ली। और जो बजरी माफिया कहता था कि कांग्रेस बीजेपी मेरी जेब में है, उस बजरी माफिया के घर पे ईडी सीबीआई आई और ताला लगा के दीवार कूद के भगवाया उसको रात को। वो तो थोड़ी पहले बातें लीक हो गई, नहीं तो नहीं होता। अब आप ये बताओ, जब मैं सरकार में नहीं हूं और सरकार के आसपास भी नहीं हूं, फिर भी लड़ाई लड़ रहा हूं। सपोज करो इस भजन सरकार में अगर मेरे 10 एमएलए होते तो मैं भजन सरकार को चलने नहीं देता, ठप कर देता। एक भी विधायक नहीं है, फिर भी लड़ रहा हूं। कांग्रेस से उनको खतरा नहीं है। भजन लाल कहते हैं कि कांग्रेस के नेता तो रात को मेरे घर आते हैं मिलने के लिए। अब आप बताओ, मैं जोशी के लिए तो कांग्रेस इतना हल्ला कर रही है, तो बहराना में साधु संत बैठे, वहां जाके करो ना। आप फॉर्मेलिटी क्यों करो? आओ 2 लाख कांग्रेसी मिल जाओ, राहुल गांधी जी को भी ले आओ साथ में और कूच करो जयपुर की तरफ। कांग्रेस वालों को कहना चाहता हूं, अगर आप कूच करना चाहते हो तो आप 2 दिन पहले कर लो। हम 27 का करें, तुम 24-25 का कोई तारीख देके कर लो। तुम्हारी जो पार्टी है ना देश में, बहुत सत्ता है तुम्हारी, आ जाओ। बंद कमरों में क्यों छुपे बैठे हो तुम लोग? मैंने तो कांग्रेस को लड़ते हुए देखा नहीं राजस्थान के अंदर, हाँ लूटते हुए देखा राजस्थान को। कांग्रेस ने भी लूटा
भारतीय जनता पार्टी ने लूटा, एक सांपनाथ और दूसरा नागनाथ है। इन दोनों को ठीक करना है। और ये बोतल, इस बोतल में इनको बंद करके बंगाल की खाड़ी में फेंकना है। बोतल का तीन इसलिए लाए अपन। भूत भूतनी वाला डायलॉग था ना पुराना। अकेला व्यक्ति हूं, एक दिन देखते हो वहां पे, एक दिन देखते हो यहां, एक दिन 1000 किलोमीटर कहीं, एक दिन कहीं। पूरी सरकार पीछे, स्टेट की एजेंसियां पीछे, दिल्ली की एजेंसियां पीछे, पार्टी में 1 रुपया नहीं, क्राउड फंडिंग नहीं, हाथ फैलाया नहीं और लड़ता रहा। और लड़ते लड़ते आपका सम्मान देश में बढ़ा दिया। एक बात चली देश के अंदर, जो काम कोई नहीं कर सकता वो हनुमान बेनीवाल करेगा। ये बात देश के अंदर चला। जब देश की पहलवान बेटियां, हरियाणा की हमारी छोटी बहनें जब उस बाहुबली के खिलाफ आंदोलन कर रही थी, तब हमारे समाज के बड़े बड़े नेता चुप हो गए थे और वो कह रहे थे वो तो मोदी जी का खास है, वो अमित शाह का खास है, वो तो भारतीय जनता पार्टी के बड़ा नेता है, उसके खिलाफ कौन बोलेगा। मैंने कहा मैं बैठा हूं ना, मैं गया जंतर मंतर, लोकसभा प्रदर्शन आंदोलन और उसको चेताया और उसे लोकसभा के बाहर करा दिया, उसको वापस लोकसभा के अंदर नहीं आने दिया। ये संघर्ष होता है, ये मैं इसलिए कह रहा हूं। तभी लोग तुम्हारे जयकारे लगा रहे आजकल राजस्थान वालों के। हरियाणा हाथ से निकल गया, यूपी चला गया, पंजाब में हमारा एक सीएम है, दिल्ली हाथ में नहीं, राजस्थान के अंदर कोशिश कर लो। जाट, गुजर, मीणा, मैंने जय में मोर्चा बनाया, जाट, गुजर, मीणा, मेघवाल, माली, तमाम जातियां, मुस्लिम, ये तमाम जातियां एक हो जाओ। भाइयों याद करो, जब राजस्थान में गुजर समाज के नौजवानों को ऊपर गोलियां बरसाई गई, बैसला जी सड़क पर थे, मैं एमएलए नहीं था, उनके साथ बैठा था और सचिन पायलट को मुख्यमंत्री बनाने का 2 बार मैंने प्रयास किया। अब नहीं बना, उसकी किस्मत है, मेरे हाथ में नहीं, सीएम का कागज सौंप दूं, ले जाकर शपथ ले लो। मैंने कहा गुजर भी जयकारा लगाते तेजा जी का और जाट भी जयकारा लगाते तेजा जी का। एक बार गुजर को बना दो, फिर जाट बन जाएगा, फिर कभी मीणा बन जाएगा। शेड्यूल कास्ट के लोग हमारे रहे, मुस्लिम रहे, हमें कोई दिक्कत नहीं। तो मैं तमाम भाइयों को आश्वस्त करता हूं और आपको याद रखने की आवश्यकता, 72 गुजर मारे गए थे, क्या हुआ, दे रहे बीजेपी को वोट गुजर। और हरियाणा में जाट आरक्षण आंदोलन में 40 से ज्यादा हमारे समाज के बच्चों को गोलियों से भून दिया। 2 ही आंदोलन देश में बड़े हुए थे आरक्षण के, या तो राजस्थान का गुजर आरक्षण आंदोलन और या हरियाणा का जाट आरक्षण आंदोलन, जब पुलिस और मिलिट्री छोड़ के पीछे हो गई थी, बेक हो गई थी। हमारे बच्चों की सादत इतिहास के पन्नों पर लिखी गई। लेकिन हरियाणा जाट आरक्षण आंदोलन के अंदर वही बच्चे जेलों के अंदर है जिनके घरों से सादत हुई। कोई नेता नहीं बोल रहा है, मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं हरियाणा के नेता, लेकिन बच्चों को जेलों से निकालने का कोई काम नहीं कर रहे हैं। उल्टा ये और कर रहे हैं कि बाहर नहीं आ जाए, बाहर आ गए तो नेतागिरी करेंगे। लेकिन मैं आपको आश्वस्त करता हूं, मेरी जितनी भी चलेगी, जितनी आवाज मेरी ऊपर तक पहुंचेगी, मैं उन सब निर्दोष मेरे भाइयों को जेलों से बाहर निकलवा के उनको मुख्य धारा के अंदर लाके उनके परिवारों से मिलाऊंगा। ये मैं विश्वास आपको दिलाता हूं। भाइयों, जब राजस्थान में एसआई भर्ती 2021 हुई, लोकसभा के अंदर मामला उठाया, प्रयास किया और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने उस वक्त कहा कि हमारी अगर सरकार आई, मोदी, अमित शाह, नड्डा जी आए, हमारी सरकार आई तो हम एसआई भर्ती को रद्द करेंगे, पेपर लीक की घटनाओं पर अंकुश लगाएंगे, रीट की सीबीआई जांच कराएंगे, मिड डे मील की सीबीआई जांच कराएंगे, पेपर लीक करने वालों को सरेआम सजा देंगे। लेकिन जैसे बीजेपी की सरकार आई, पेपर लीक करने वालों के साथ मिल गए और एसआई भर्ती को भूल गए। इस एसआई भर्ती को निरस्त कराने का सबसे बड़ा काम किया तो मेरे छोटे भाइयों के सहयोग से दिल्ली तक हिला दी। आवश्यकता पड़ी तो जिस तरह जयपुर को घेरा, दिल्ली को घेरेंगे। इन फर्जी थानेदारों को राजस्थान में नौकरी नहीं लगने दूंगा और वही हुआ, आपकी जीत। ये कोई छोटी लड़ाई नहीं थी। पुलिस के लोग भी चिंतित थे कि इतने सारे फर्जी आ गए, पहले से हम दिक्कत में हैं, फिर तो थानों में पोस्टिंग नहीं होगी, ये जिस थाने में जाएंगे लूट के खा जाएंगे और 20, 30, 40 साल तक राजस्थान को लूटेंगे। अब आप बताओ, अगर मैं लड़ाई बंद कर देता तो कोई हाई कोर्ट, डीबी और सुप्रीम कोर्ट के फैसले आपके नहीं होते।
क्योंकि हाई कोर्ट की डबल बेंच, सिंगल बेंच और सुप्रीम कोर्ट भी सोशल मीडिया और सारी चीजें देखती है और एक एक चीज पे गहनता से विचार करती है कि जनता क्या चाहती है। तभी तो सुप्रीम कोर्ट ने लिखा था कि एक गिलास पानी के अंदर अगर 2 बूंद जहर मिल जाए तो जहर को पानी से अलग नहीं किया जा सकता। दूध और पानी के मिलावट में पानी और दूध को अलग नहीं किया जा सकता। लेकिन जितने भी फर्जी है, इन फर्जियों में सही और गलत का आंकलन नहीं किया जा सकता। इसलिए जो सही है वो वापस तैयारी करो और वापस बन जाओ। रो कौन रहा है? तुम लोग मुझे गालियां क्यों दे रहे हो? मैंने थोड़ी रोका तुम्हें। तुम कुछ लोग ही सही थे, होंगे 100-150 और 650 तो फर्जी थे। जब नीट का पेपर ही आउट हो रहा है तो आरपीएससी तो सब्जी मंडी बन गई थी। यहाँ के एक चेयरमैन को मैंने पकड़वाया था 15-16 के अंदर आरपीएससी के, और मैंने ये भी कहा था कि 2004-05 से लेके 2025 तक आरपीएससी के तमाम चेयरमैन और मेंबर्स के रिश्तेदारों की जांच करो कि किनका भांजा, भतीजा, जवाई, भतीजी, कौन कौन यहाँ ढंग की जगहों पर आए, जिनके 2nd डिवीजन थी, 3rd डिवीजन थी, वो टॉप कैसे कर रहे थे। तो और इनको सलाखों के पीछे आप डाल सकते। कटारा ने कहा था कि कांग्रेस के नेताओं के इशारे पे मैंने ये काम किया। संजय सोत्रे सुप्रीम कोर्ट गए। संजय सोत्रे ने कहा कि अशोक गहलोत का जो पीएसओ था वो संजय सोत्रे को सीएम से मिला था उस समय का, एक ओबलाइज इसको भी करना है। उसने कहा मैं तो सीएम साहब के साथ था, मेरे बेटे को भी लगा दिया। पुलिस के कई अधिकारियों ने अपने बच्चों के लिए पेपर लाए। इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या हो सकता है राजस्थान का? आप बताइए। वो शांत राजस्थान जहां लोग इस देश के कोने कोने से पढ़ने के लिए आते थे, वो राजस्थान विश्वविद्यालय का हमारा जमाना, जब लोग राजस्थान विश्वविद्यालय में एडमिशन लेने के लिए बड़ी बड़ी सिफारिश लगाते थे। आज लोग राजस्थान में पढ़ने आना नहीं चाहते। या गैंगवार की जो घटनाएं हो रही है, पुलिस सुरक्षित नहीं, पुलिस को मार के हमलावर भाग जाते हैं और राजस्थान की पुलिस एनकाउंटर करने से डरती है। बेचारे ज्यादा जोर मारो तो पैर में गोली मार के कहते हैं कि मुठभेड़ हो गई थी, पैर में गोली लगी। अरे सीधी मार दे तो कौन पकड़ रहा तुम्हारे को? अगर तुम बदमाश को मारोगे कोई नहीं पकड़ेगा, और बदमाश के नाम पे किसी शरीफ को उठा के इनकाउंटर करोगे तो जेल के अंदर जाना पड़ सकता है। उत्तर प्रदेश के अंदर कितने इनकाउंटर हो गए? गई क्या कोई सीबीआई में जांच? नहीं गई ना। तो इसके लिए व्यवस्थाएं करनी पड़ती। ये जो गैंगवार की घटनाएं हो रही है, विदेश से बैठे धमकी, कोई सुरक्षित नहीं। बीजेपी के नेता भी बेचारे हमारे पास आते हैं कि साहब धमकी मिल गई, क्या करें बताओ। तो मैं कहता हूं मदद करूंगा तुम्हारी। कांग्रेस के भी आते हैं, आम आदमी आता है, सबके लिए लड़ रहा हूं। और मुझे भी धमकियां मिलती है, लेकिन जब मुझे धमकी मिलती है तो टेलीफोन पे एक धमकी देने वाले को 50 तो उसी टाइम हाथों हाथ ही दे देता हूँ। तेरी ऐसी की तैसी, मैं तो हाथों हाथ ही देता हूँ भाई। मुझे किससे डर नहीं, क्योंकि आप हजारों की तादाद में मेरे साथ खड़े हो और इस माफिया को खत्म करने के लिए, जिस तरह बजरी माफिया को भगाया, इसी तरह इन राजस्थान के गुंडे बदमाशों को ठीक करने के लिए आपको अब नए सिरे से सोचना होगा। 70 साल वोट दिए, आपने देखा न पीने का पानी है, टोंक से आपका जलदाई मंत्री है। भाइयों, ये कौन सी सरकार है? लेकिन मैं आपको इतना विश्वास दिलाता हूं कि 28 की जंग के अंदर नए तरीके से सोच के साथ लड़ेंगे। अब की बार तो कुछ करोगे कि वैसे ही चलाओगे 28 से 33? सीएम तो जब बनाओगे जब सीटें आएगी पहले अपने। तुम तो सीएम छोड़ो, मेरे को सीएम के पास ही बिठा दो, मैं वैसे ही कर दूंगा सारा काम है। ठीक है, 28 की जंग के अंदर प्रत्येक वर्ग समय, अब तो आपको चिंता क्या होती है, साधु संत साथ है, अभी अपने इनके लिए लड़ रहे हैं। 27 को राजस्थान में तय हो जाएगा कि साधु संतों के पक्ष में बीजेपी है या आरएलपी। ये 27 तारीख को तय होगा। और भजनलाल जी को झुका देंगे। भजनलाल जी तुरंत झुक जाते, थोड़ा हल्ला करते ही सड़क पर आ जाती इनकी सरकार। मैं तो छोटी सी हुकार भरता हूँ, डरते हुए बेचारे हाईवे पर आ जाते हैं सड़कों पे। 27 तारीख का काम और मिल गया हमारे। मैं धन्यवाद देता हूँ साधु संतों का कि आपने आह्वान किया, सरकार डरी, और आज मैं ये ऐलान कर रहा हूँ कि 27 तारीख में लाखों की तादाद में अपने को चलना है। आवश्यकता पड़ी तो अलग अलग हाईवे से अपन चलेंगे, राजधानी को घेरेंगे और भजनलाल जी का ब्लड प्रेशर ऊपर नीचे कराएंगे जैसे रोज इनका होता है। वैसे
वैसे राजस्थान को कोई सीरियस नहीं लेता। दिल्ली वाले कहते छोड़ो राजस्थान को यार, अभी तो 28 में चुनाव है, अभी तो भजनलाल जी ठीक है जो रोज लोगों को हंसाते रहते हैं। अब तुम भजनलाल जी का विरोध तो करते नहीं, जब तुम्हारा मूड ऑफ होता है तो भजनलाल के चुटकुले ये निकाल ले तो फोन में, ओहो उनके चुटकुले, और फिर लोग लेते हैं मजे। मैंने एक बच्चे को पूछा तुम भजनलाल लग रहे हो, कह रहे मेरी इंसल्ट मत करो, मैं भजनलाल नहीं हूं। वो तो बच्चे भी कितना समझने लगे। तो भाइयों तैयार हो जाओ, ये संतों की वीरों की धरती है। गाय की बात करने वाली भारतीय जनता पार्टी क्या दे दिया राष्ट्रमाता का दर्जा? दे देगी क्या? कहां से दे देगी? बीजेपी के नेता तो बंगाल में मीट खा रहे थे, देखा नहीं क्या? मीट खा के कह रहे थे हम भी मांसाहारी हैं, वोट के लिए कुछ भी कर लेंगे, वोट चाहिए इनको। कोरोना में 50 लाख लोग मरे देश के अंदर, चुप हो गए, पता नहीं लोगों को क्या हो गया। तभी तो अंग्रेजों ने राज किया था, व्यापारी बन के आए थे, सोचा यहाँ अच्छी पोल है, ढोल बजाओ, 150 साल राज कर गए। कितने लोग आए, गोरी गजनी से लेके मुगल सिकंदर से लेके कितने लोग आए, लूट खसोट करी, चले गए, और आप लोग भूलते गए। यहाँ राजस्थान के अंदर तो हरियाणा पंजाब जो आसपास के इलाके हैं, ये रोज एक बात कहते हैं यार कैसा प्रदेश है, हमारे तो 5-5 6-6 पार्टियां बन गई, पार्टी नहीं बन रही। मेरे बाद भारतीय आदिवासी पार्टी बनी, बीएपी, आरएलपी, हम तो साथ हैं, लेकिन खाली पार्टियां बनाने से क्या होगा? राजस्थान का नौजवान अगर नेपाल के जैन जी की तरह ये तय कर ले कि इस बार राजस्थान को बचाना है, तमाम जातियां संगठित होकर बोल दे कि हमें हमारा स्टेट बचाना है, तो सारी नदियां बचेगी, वातावरण ठीक होगा, पेड़ पौधे बचेंगे, हमारे बच्चों की जवानी बचेगी, बुजुर्गों को सम्मान मिलेगा, कर्जे के बोझ के तले कोई किसान आत्महत्या नहीं करेगा, और बेरोजगार से तंग आके किसी भी छोटे भाई को पेड़ से लटकने की आवश्यकता नहीं होगी। और बहन बेटियां रात को 12 बजे भी सड़क पे निकले, हमें थाने में घंटी करने की आवश्यकता नहीं है, वो ऐसा महसूस करेगी जैसे घर के आंगन के अंदर वो आराम से बैठी है। ऐसा राजस्थान अगर आपको बनाना है, तैयार हो जाओ। नेपाल से कमजोर थोड़ी हो, तमिलनाडु से कमजोर हो क्या? नहीं हो तो कर दो इस बार चमत्कार। बातें तो करते हो हनुमान जी, आप ये कर लो वो कर लो, मैं तो कर ही रहा हूं 25 साल से, तुम तो थोड़ा सा 2 साल। कई लोग तो मेरे साथ आते हैं 3 महीने में भाग जाते हैं, मैं क्यों भागे क्यों? बोले हमें तो पॉपुलरिटी लेनी थी, आरएलपी में आए, आरएलपी वाले पीछे हो लेते हैं, रील बन जाती है, और कांग्रेस बीजेपी वाले खरीद लेते हैं। भाव आरएलपी में आने के बाद भाव ठीक मिलता है। यहां से जो भागता है ना, ब्रांडेड राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी से आदमी लिया है, वो ठीक है, उसकी कीमत ज्यादा है, लेकिन उनकी असली कीमत यहीं पे। ये जो प्यार आप कर रहे हो ना, ऐसा प्यार देश में कहीं नहीं मिलता किसी नेता को। लोग तो पैसे देते, मोदी जी की मैं सभाएं देखता हूँ, 50-50 करोड़ रुपए खर्च करके कुर्सियां लगाते हैं पूरी, और 50,000 की भीड़ को मीडिया 5 लाख बताता है। मेरे 5-5 लाख लोग तो यूं बैठते बैठते पता नहीं कितने डोम और कितनी संख्या हो गई। बाड़मेर जब मैंने रैली करी थी, बाड़मेर की रैली में कई किलोमीटर तक लोग देखे थे, टावर और पेड़ों के ऊपर 7 लाख लोग थे 2018 के अंदर, 7 लाख की संख्या थी तब, 2018 था। अब 28 की ओर बढ़ रहे हो, तो 10 साल में वोटर बढ़ेगा घटेगा? बढ़ेगा तो किधर बढ़ेगा बताओ? हल्ला तो इतना करते हो, सांस लेने नहीं देते, इतनी फोटो खिंचाते हो, मुझे सोने नहीं देते। अब क्या चाहते हो आप लोग मेरे से बताओ मुझे? अब इतना जितना मेरे पीछे दौड़ते हो उतना वोट डाल दो बूथ पे जाके, 1.5 करोड़ वोट मिलेगा राजस्थान के अंदर। और 1.5 करोड़ वोट जिस दिन मिल गया और जिस दिन मैं सत्ता में आ गया, आप भूल जाओ, नहीं तो कोई माफिया रहेगा ना बदमाश, 24 घंटे के अंदर उनकी गिरफ्तारियां, बसों में ठूसो, किसी को किधर और किसी को किधर, और शांत राजस्थान हो जाएगा। मैंने एक बार कहा था कि मैं एक जेल बनाऊंगा जिसमें गहलोत वसुंधरा को एक साथ डालूंगा, तो मीडिया वाले बोले कि एक साथ कैसे डाल सकते हो, महिला की जेल अलग होती है। तो मैंने कहा पार्टीशन करा देंगे उसके बीच में, फिर तो रह सकता। हाँ फिर तो हो सकता, बाकी तो जेल तो महिला और आदमी की अलग अलग। कौन डालेगा मेरे भाई जेल में, कौन डालेगा बताओ? जेल में डालने वाले तो खुद पेपरों का सौदा कर रहे हैं। आप देखिए किस तरह के नाम आ रहे हैं, बड़े बड़े नाम। आप बताइए, लोग छोटे से स्वार्थ के लिए किसी का भी गला घोंट देते हैं। ये कैसा दौर आ गया? इस दौर में भी
आप सच्चे लोग हो जो रात को 2 बजे भी इस राजस्थान को बचाने की चिंता करें। इस दौर में प्रकाश दास जी जैसे महाराज, इस दौर के अंदर भी आपके राजा राम जी गिरी जी जैसे महाराज है, जो उन पाखंडी साधु संतों से, एक इनका एमएलए साधु जयपुर से गया था वहां पर, बैराना दाम में 3-5 कर रहा था। ठीक है, कभी लॉटरी खुल गई होगी तो अगली बार थोड़ी जीतेगा ना, नहीं जीत सकता। और वो एक शिखर अग्रवाल वहां बकवास कर रहा था, उसके बारे में मैंने बताया आपको। मैं आपको विश्वास दिलाता कि साधु संत आशीर्वाद दो, नौजवान साथ चलो, ये अंतिम लड़ाई है। और आज तक हम कोई लड़ाई हारे नहीं, हमेशा जीती है। बैराना की जीत के बाद राजस्थान के वो तमाम मुद्दे भाइयों इस बार राजधानी में घुसेंगे जिस दिन घुसना होगा। और हमारी तो एक बार इच्छा है कि तुम रोज कहते हो ना कूच करो कूच करो, एक बार इच्छा कि सचिवालय के अंदर घुस जाएंगे। अभी नहीं, 27 या 26 लास्ट में 27, अभी जल्दी हो जाएंगे ना, चुनाव बहुत लेट है। तुम तो चारों कल ही घुस जाओ और कर दो 3-5, समय लगता है। मुझे तुम्हारी भी चिंता रहती है, मेरी भी चिंता रहती है। सब अभी हाईवे पे मैं आ रहा था, किस तरह स्वागत के लिए देख ही नहीं रहे हो, गाड़ियों को आगे इस तरह हाईवे पे दौड़ते हो, पीछे से कोई गाड़ियां आए, कुछ हादसा हो जाए, इसलिए कितनी चिंता तुम्हारी करता हूं। तब मुझे छोटा मोटा गुस्सा आ जाता है। लोग अरे सब आपको गुस्सा क्यों आता है? सच्चा आदमी को तो गुस्सा ही आता है। और सच्चा जो साधु होता है वो सच्ची बात कहता है और वो वचन सिद्धि भी होता है, सच्चा साधु। प्रकाश दास जी को बहुत गुस्सा आता है। प्रकाश दास जी पिछली बार मैंने कहा मेरी पार्टी ज्वाइन करो ना, आप क्यों जा रहे हो बीजेपी? आप पिछली बार कहा था सुनो, ये माने नहीं। अब की बार हम कुछ साधुओं को भी लाएंगे, कोशिश करेंगे भाई साधु संत महात्मा कोई भी मौलवी अगर हमारी पार्टी के अंदर आना चाहता है, हम चाहते हैं कांग्रेस बीजेपी से हटके कोई भी व्यक्ति आता है तो उसका सम्मान है। और मैं एक बात हमेशा कहता हूं कि कांग्रेस बीजेपी के अंदर भी कई किसानों के बेटे और एसी के लोग अच्छे हैं, उनकी मजबूरी है, वो काम नहीं कर पा रहे क्योंकि अगर जरा सा भी बोल दे तो उनकी टिकट काट दे बेचारों की, लोग अंदर से तड़पते रहते हैं। वो वहां बैठे ही मुझे आशीर्वाद देते हैं। कई शादियों में मुझे परिवार मिलते हैं तो उनके पिताजी कहते हैं वो कैसा चल रहा पार्टी में, बीजेपी में ठीक है कि बिल्कुल इतने। उनका बेटा कहता अंकल अंकल मैं तो पापा का साथ हूँ, मैं तो आरएलपी में हूँ, पापा बीजेपी के अंदर। तो आप बताइए कि नया जो यूथ है, नए बच्चे हैं, ये क्रांति का आगाज है। ये माताएं मैंने झांसी की रानी लक्ष्मीबाई बन के लड़ेगी, तुम छोटे भाई भगत सिंह के रूप में लड़ोगे। और हमें एक बार व्यवस्था बदलनी है, एक बार देश में संदेश देना है कि राजस्थान के लोग कमजोर नहीं, कायर नहीं, राजस्थान के लोग भी खुद की सरकार बना सकते हैं। भाइयों उठो, अपनी ताकत को पहचानो। किसान के बेटों का सिंहासन इंतजार कर रहा है, पिछलगू मत बनो, लोगों के दरी पट्टियों नारे मत लगाओ, खुद की सरकार बनाओ ताकि आपको फसल बीमा के लिए हाथ नहीं फैलाना पड़े, आपको किसी काम के लिए टकटकी लगा के जयपुर की तरफ देखना पड़े। आप खुद ही गांव के अंदर बैठ के फैसला ले चारपाई पे और सीधा टेलीफोन लगाओ, ये काम होना चाहिए, तुरंत वो काम हो जाए। ऐसी सरकार आप बनाओ और ऐसी सरकार बनाना आपका हाथ में। देश के अंदर वर्ल्ड में सबसे ज्यादा नौजवान हिंदुस्तान के अंदर और हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा नौजवान राजस्थान के अंदर, और फिर भी जो सबसे ज्यादा नौजवानों के लिए लड़ रहा देश के अंदर उसकी एक भी सीट कहाँ नहीं, राजस्थान में। अब की बार तय करो कि 18-23 के अंदर जो भूले हुई है उन्हें हटाओ। हाँ, हमारे पास पैसे की कमी है, संसाधनों की कमी है, आप भूखे प्यासे रह के भी सरकार बना सकते हो, क्योंकि पैसे की व्यवस्था में अगर मैं लग गया तो फिर मेरे में कांग्रेस बीजेपी में कोई अंतर नहीं रहेगा। इस बात का ध्यान रखना। मुझे सिर्फ सेवा के अंदर लगने दो, गरीब को गणेश मान कर जो सेवा कर रहा हूं, मुझे ताकत दो, मुझे मजबूती दो, कमजोर मत करो, बिना बात के टेलीफोन मत करो। बहुत तंग होता हूं हर बात में, भाई साहब क्या कर रहे हो, सो गए क्या, आप कहाँ हो, आपकी तो आवाज नहीं है, आप हनुमान जी नहीं बोल रहे हो, झूठ क्यों बोल रहे हो, कितना तंग करते हो मुझे बताओ। थोड़ा सा फोन कम करो और किसी दूसरे को भी मौका दो। मेरे साथ वालों को मैं कहना चाहूँ, चिपके रहते हो मेरे चारों तरफ है ना, जहां भी बैठे किसी नए को आने नहीं देते, ध्यान रखो। और कोई मेरे साथ ज्यादा नजदीक आने से अगर सोचे कि मेरे को टिकट मिलेगी तो सबसे पहले उनकी काटूंगी जो ज्यादा दिखेंगे मुझे, समझ में आ गया ना। उल्टा चलता है मेरा दिमाग, कि ध्यान रखना इस बात का। सामने रह के जो जनता को जोड़ेगा, जो ज्यादा लोगों के बीच रहेगा और लोग जिसकी जय जयकार करेंगे वही आरएलपी है।
वो अपना वो टिकट का हकदार भी होगा और जीतेगा। और एक बात मैं आपको फिर बता दूं कि भजन लाल जी की रवानगी तय है। अभी आप कह रहे हो 15 दिन में क्यों नहीं हुई, तो करने वाला मैं थोड़ा ही हूं। मैंने बोला है 15 दिन का, बोला तो 15-25 महीना हो सकता है, लेकिन कह दिया। आज तक कोई बात खाली नहीं गई मेरी। मैंने कहा ना वसुंधरा 7 समंदर पार जाएगी, गई कि नहीं गई? और अपने दोस्त ललित मोदी के साथ गई, आएगा ललित मोदी वापस? तो भाग गया। तो भाइयों ये जाएगा, और जो भी आएगा उसे अपने को कुछ नहीं करना, क्योंकि हमें अब 1.5-2 साल सरकार की तरफ ध्यान नहीं देना। एक कागज इकट्ठे मत करो ट्रांसफरों के, इतने बंडल लेके तो ट्रांसफर कराओ, ये करो, ये काम अपना है क्या? ट्रांसफर कराओ बीजेपी वालों से और वोट दो राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी को। समझ में आएगी नहीं ये बात? पागल बनाओ कांग्रेस के लोगों को, भारतीय जनता पार्टी के लोगों को धोखा दो, उनके अंदर घुस जाओ, उनको खोखला करो और उन्हें खत्म करो। करोगे कि नहीं करोगे? तो फिर सब ठीक हो जाएगा। और मुझे आराम भी करने दो। जब लगे ना कहीं पार नहीं पड़ी, छोटे छोटे कामों के लिए मेरी मोटरसाइकिल पकड़ ली पुलिस वालों ने, मेरी गाड़ी जयपुर में पकड़ ली, क्यों घूम रहे रात को? सो जा घर पे जाके, लो बात करो। ये तो बेचारे छोटे मोटे कांस्टेबल, हेड कांस्टेबल, एएसआई, थानेदार तक तो हमसे बात कर लेते हैं। बड़े अधिकारी क्यों करेंगे भाई बात? मैं उन्हें पोस्टिंग थोड़ी कर, उनको पता हनुमान जी का नाम भी ले लिया तो एपी और हो जाऊंगा। जो दूर रहते हैं दूर, तो थोड़ा सा कम तंग करो जिससे मैं और काम कर सकूं। वैसे आपका मन मेरे बिना नहीं लगता और मेरा आपके बिना नहीं लगता। थोड़ा धीरे धीरे चलो। एक ये मेरे से आगे गाड़ियां भगाने की कोशिश मत करो। मैं सबको देखता हूं बार बार डेमो देने के लिए कि देखो हम आपके साथ हैं, क्यों ले जा रहे? मत करो ऐसे। और वापिस जाते हुए कम स्पीड से गाड़ी चलानी। लंबा भाषण हो गया 1 घंटे का, और चूंकि आपकी जिद थी, मेरी आज तबीयत भी ज्यादा ठीक नहीं थी। सुनो, कल वहां आया था मैं रेंदड़ी गांव से, 3-4 बजे आया, फिर लोगों से मिलना जुलना। मैंने कहा बातों से टाल मटोल कर देंगे, लेकिन मैं बहुत जिद्दी हूं और टोंक के जवान किसान मेरे से भी ज्यादा जिद्दी। जयपुर वाले मुझे बुला के ही दम लिया आपने। तो इतनी जिद आपको 28 के अंदर रखनी है और मेरे दिल के अंदर आप हो। और टोंक में आगामी दिनों के अंदर जिस तरह बजरी का आंदोलन चला, हमने जयपुर कूच किया था, रात को सचिवालय खुलाया और रात को आपका काम कराया जब ये टोल जाम हुए थे। दोबारा टोंक में आगामी दिनों के अंदर मालपुरा, टोंक, बजरी का जो केकड़ी, देवली, जहां फर्जीवाड़े चल रहे हैं, कहीं भारतीय जनता पार्टी के नेता, कहीं कांग्रेस के नेता जिस तरह रेत और बजरी के नाम पे गुंडागर्दी कर रहे हैं, आगामी दिनों के अंदर इस इलाके के अंदर भी हम चलेंगे। जगह जगह आपके लिए आंदोलन करेंगे, आपको तमाम सरकारी सुविधाएं दिलाएंगे। इतना ही विश्वास आपको दिलाता हूं कि मैं हमेशा आपके लिए खड़ा मिलूंगा, पीठ दिखाकर नहीं भागूंगा और आगे खड़ा मिलूंगा और सबको साथ लेकर चलूंगा। इस कार्यक्रम के अंदर जो आपने बुलाया, बहुत इच्छा थी बहुत सालों से कि किवाड़ा के अंदर कई बार आपने मुझे आमंत्रित किया, मैं प्रयास भी कर रहा था, लेकिन राला बाबा की मर्जी आज ही थी कि हनुमान जी को आज ही बुलाना है। और मैं खुश हूं, इतनी माताएं बहनें बैठी है, आज 3-4 दिन हो गए, आप लोगों को भी 4-5 दिन से कार्यक्रम चल रहा है। साधु संतों का भी सबका आभार, धन्यवाद। 27 की तैयारी करो और अपने आप राजस्थान एक नए युग की शुरुआत करेगा और इस बार राजस्थान कमजोर नहीं रहेगा। 28 के बाद जो राजनीति देश के अंदर चलेगी वो राजस्थान की धरती से देश की किसान राजनीति चलेगी। इतना विश्वास मैं आपको दिलाता हूं। बहुत बहुत आपको धन्यवाद। जय हिंद।